जिस तरीके के नतीजे हमने देखे, कईयों के दिल टूटे, कईयों के यहाँ खुशी लौटी, तो ये हमने लगातार नतीजे देखे और काफ़ी एक रोमांचक पूरा दिन रहा। कई जगह जो सोचा गया वैसा नहीं हुआ और जहाँ कुछ सोचा गया शायद वैसा हो गया, तो काफ़ी मज़ेदार रहे। अब मुझे लगता है कि आप शायद पूरे राज्यों के नतीजे बताने वाले हमारी जनता को। चूंकि 4 राज्यों की बात हम दिन भर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य बीजेपी कांग्रेस से छीनने जा रही है। कांग्रेस को सिर्फ संतोष करना होगा तेलंगाना सीट से, चूंकि वहां पर बीआरएस की हार हुई है और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो आज अगले आधे घंटे आपको लगातार इन 4 राज्यों के नतीजों के साथ साथ ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश की है। और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 230 विधानसभा सीटों वाला ये बड़ा राज्य, कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे यहां पर हो रहे थे कि कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतेगी सत्ता विरोधी लहर के दम पर। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारे समीकरण पीछे छूट गए। जैसा रवि जी ने भी कहा कि चौंकाने वाले परिणाम यहां से आए और 163 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे भी चल रहे हैं और कई परिणाम भी इसमें आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 60-65 के आसपास इस पर नजर आ रही है, 164 पे बीजेपी और 65 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपने ये कहा भी कि कई नतीजे दिल तोड़ने वाले आए, चौंकाने वाले आए, उसमें से एक राज्य कम से कम ये भी है, क्योंकि जो फिगर आए हैं ये बहुत प्रचंड फिगर है। यहां तक की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी। हाँ, देखिए, जो चुनाव वहां पर कमलनाथ लड़ रहे थे वो अपने कंधे पे लड़ रहे थे, एक अकेले नेता के रूप में लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से। और ये माना जा रहा था कि जो चुनावों से पहले लगभग 3-4 महीने पहले कि वहां पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित थे। हालांकि बीजेपी ये कह रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन इतने वोटों से जीतेंगे, इतनी सीटों से जीतेंगे, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये सही बात है। चलिए एक बार मैं पूरे तरह से संभागवार अगर देखने की कोशिश करें, संभागवार ग्राफिक्स भी हमारे बीच में आ गए हैं। ग्वालियर चंबल की 34 सीट, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। इस बार सिंधिया चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे और 17 सीटें वहां पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, 17 सीटें यहां पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। तो 34 में 17 बनाम 17 इस वक्त सीटें यहां पर हैं, तो कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान यहां पर हुआ है। और वीडी शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मेरे को जी सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। वीडी जी, आपका स्वागत है, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो। जी सुन रहे हैं जी, सुन पा रहा हूँ। वीडी जी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो हम जी आपका बहुत स्वागत है आईबीसी में। और सबसे पहले आपको मुझे आवाज आ रही है, सारी शुभकामनाएं। मुझे याद है जब मैं जी आपको सबसे पहले आईबीसी 24 की तरफ से सबसे ढेर सारी शुभकामनाएं। जब मेरी आपसे बात हुई थी चुनाव के दौरान, मैंने जब आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि रवि हम पक्का जीतेंगे, ये बात चाहे कोई कुछ कहता रहे, और हम अच्छे सीटों से जीत के आएंगे। हालांकि तब आपने सीटों का अनुमान मुझे नहीं दिया था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको भी तभी अनुमान था कि आप इतनी सीटों से जीतेंगे जितनी आज स्कोर कार्ड पर दिख रही हैं? रवि जी, मैंने आपको कहा था कि हम इस बार मध्य प्रदेश के इतिहास की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे, ये मैंने उस समय आपको कहा था। और आज आप देख रहे होंगे कि अभी मैं सामने देख रहा हूं कि 165-67 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और मध्य प्रदेश में 173 सीटें हम सर्वाधिक जीते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है कि परिणाम आते आते तक वहां तक पहुंच जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व था इस चुनाव में, कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज ये आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास,
गरीब कल्याण की योजना जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति थी, और उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो प्रत्येक बूथ पर ताकत के साथ खड़ा था, वो हमारी ताकत थी। और उस बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, इन योजनाओं को जमीन पर उतारा, प्रधानमंत्री मोदी जी का झंडा लेकर के वो गया। आज उसका परिणाम है कि 51% वोट शेयर का संकल्प माननीय अमित शाह जी ने हमें दिया था, और जो काम दिए थे उस काम को जमीन पर उतारने का काम भाजपा के संगठन ने किया। आज उसका परिणाम है कि हम लगभग 50% के लगभग वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। गुजरात के बाद दूसरा राज्य होगा जो इतना वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल रहा है। ये माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है। तो ये जीत कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का भी बिल्कुल सही बात है कि ये गुजरात के बाद ये राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर 50% के लगभग वोट आपके पास गया है। वीडी ये बताइए कि आपको हम देखें, उस समय भी जब मेरी बात हुई थी तब आपने कहा था कि जो महिलाओं के लिए जो हम काम कर रहे हैं, केवल लाडली बहना योजना ही नहीं, बाकी भी जो महिलाओं के लिए लगातार शिवराज सिंह की सरकार ने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, वो गेम चेंजर हो सकता है क्या आज के नतीजे देख के? क्योंकि मैं जब शिवराज सिंह के साथ गया था वहां पर तो मैंने देखा था कि उनका महिलाओं के साथ काफी अच्छा कनेक्ट था। तो आप ये मानते हैं कि वो जो लाडली बहना योजना थी, जो आपने हर महीने उनके खातों में पैसा भेजा, पहले 1000 भेजा, फिर 1250 भेजा और 3000 रुपए का वादा भी किया, तो क्या आपको लगता है कि एक ये योजना से आपको महिलाओं के वोट ज्यादा मिले, ये आपके जीतने में बड़ा कारण बना? रवि जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर 3,62,00,000 लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए फ्री का इलाज कराने का अधिकार महिला पुरुष सबको है। 64 लाख प्रधानमंत्री आवास जो बहनों के नाम से है मध्य प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर गरीब को 5 किलो अनाज कोरोना काल से लेकर के आगामी 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। महिला आरक्षण बिल नेतृत्व स्थायित्व के तौर पर यह ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुस्लिम महिलाओं के जीवन को नरक बनाने का काम जो ट्रिपल तलाक करता था, उससे अगर किसी ने उन्हें उनके जीवन में खुशी दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना और अब लाडली बहना योजना। तो ये कोई एक योजना से मात्र नहीं है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर जो काम कर रही है, उसमें लाडली बहना भी का भी योगदान है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का गढ़ मध्य प्रदेश था, और आज उसका परिणाम है कि इस हितग्राहियों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति पन्ना समिति ने काम किया और नीचे तक लेकर के गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक हाथ में विकास का झंडा और दूसरे हाथ में गरीब कल्याण का झंडा। और हमने इस बार कार्यकर्ता को कह दिया था, ये झूठ बोलने वाले मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ, ये झूठ बोलेंगे तो हमारे कार्यकर्ता ने वो विकास और गरीब कल्याण का झंडा डंडे में लगा करके रखा था इस बार, कि झूठ बोलने वालों को मध्य प्रदेश ने नकार दिया, इनको चलने नहीं दिया। कार्यकर्ता सजग प्रहरी के तौर पर खड़ा रहा। तो कार्यकर्ताओं की ताकत जो 41 लाख कार्यकर्ता, ये हमारी ताकत है। इसके आधार पर आज मध्य प्रदेश में ये प्रचंड बहुमत आपको दिखाई देता है। जी बिल्कुल सही बात है, आप एकदम बूथ स्तर पर काम कर रहे थे और कार्यकर्ताओं से आपका लगातार संवाद था। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो अपनी जीत का श्रेय है वो कुछ हद तक दिग्विजय सिंह को भी दे रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि आपके शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, आप खुद, लेकिन दिग्विजय सिंह भी उसमें एक कारण है आपकी विजय में। मैंने रवि जी बहुत पहले कहा था कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, लेकिन मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को पहले दुरावस्था के दौर में लेकर गए और बंटाढार मध्य प्रदेश बना दिया था। कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीना था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, और अब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, अपने काम के बल पर जाते हैं, संगठन की ताकत के बल पर जाते हैं। कमलनाथ एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि मेरी लड़ाई भाजपा के संगठन से है। जी,
तो भाजपा के संगठन ने हिसाब किताब कर दिया और लोकसभा में बचे हुए जो बूथ हैं जहां नहीं जीते हैं उनमें भी विजय श्री रवि जी हासिल करेंगे और हर बूथ पर मोदी होंगे। लेकिन बीडी लास्ट के 2 सवाल मेरे आपसे कि कई आपकी जीत काफी बम्पर हुई है लेकिन कई मंत्री हार गए हैं, तो ये जो मंत्री हारे इसका क्या कारण रहा? देखिए मंत्री अभी हम देख रहे हैं कुछ स्थानों पर मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी चुनाव हारे हैं। अब ये कई चीजें कई एंगल्स काम करते हैं राजनीति में। क्या कारण रहे हैं कि मंत्री ऐसे जो हारे हैं उनके पीछे हार के क्या कारण है, भारतीय जनता पार्टी इनकी भी गंभीरता के साथ समीक्षा करेगी। चलिए अब तो आप चुनाव जीत गए हैं, अब तो बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा? शिवराज जी रहेंगे कि कुछ और बदलाव हो सकता है इसमें? रवि जी, भारतीय जनता पार्टी में ये जो चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर, कलेक्टिव लीडरशिप पर लड़ा और मैं आपको बताता हूं कि टीम स्पिरिट के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से हम पूरे मध्य प्रदेश में टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ रहे थे और आज उसका परिणाम है कि आज हमें प्रचंड बहुमत से जनता ने आशीर्वाद दिया है। कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको क्या काम मिलेगा, ये हम ना अधिकारी हैं इसके, न इसके लिए मैं इसका कोई जवाब दे सकता हूं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी और हमारा नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है। हमारा काम था 51% वोट शेयर पर काम करना और आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 51% वोट शेयर को हम प्राप्त करने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सामूहिक नेतृत्व मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कोई अच्छे से 3 नाम तो बताइए जिसमें से हो सकते हैं, या मैं बोलता हूं नाम, आप उसमें से हाँ या ना करिए। रवि जी, ये मेरा काम नहीं है, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व का ही काम है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम था जो हम कर रहे हैं और आगामी जो काम है वो बता देता हूं मैं कि लोकसभा हर बूथ पर मोदी के अभियान की शुरुआत हमने कर दी है। इस बार विजय का इतिहास 2024 में हर बूथ पर हम बनाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है, उस काम में हम लग गए। चलिए, आपको हमारी तरफ से, IBC 24 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शानदार जीत आपने अध्यक्ष रहते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिलाई है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि शायद आप सबने भी, मंत्री का नाम भी आप सबने भी बहुत हमें बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू जी। तो कुल मिलाकर रवि जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक टारगेट सेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट शेयर का, और जब ये बात आती थी तो हम लोग भी जब खबरें चलाते थे तो एक सवाल हमारे मन में भी आता था कि 51% वोट शेयर को के टारगेट को सेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है और उसको अचीव भी कर लिया। तो जाहिर तौर पर यह बताता है कि किस रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से आगे बढ़ रही थी। बिल्कुल, इस बार उन्होंने, कई नेताओं ने, जैसे पहले कहते थे कि 150 के पार या 170 के पार, ये बात नहीं की। हमने कई नेताओं से पूछा, मैंने सिंधिया जी से पूछा, मैंने शिवराज जी से पूछा, वीडी जी से पूछा कि भाई कितनी सीटें आप जीत के लाओगे। कह रहे इस बार सीटें नहीं, ये बात है, हम पक्का जीतेंगे और हर बूथ पे हमारे को वोट मिलेंगे। इस बात पर उन्होंने बात ये पक्की कही थी और आज दिख रहा है कि अगर 50% से वोट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जीत भी जाता है लेकिन उसके वोट 30-35% होते हैं तो वो पक्का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप 50% से ज़्यादा वोटों से जीत के आ रहे हैं, मतलब जनता ने आपको एकदम डेफिनेट मैंडेट दिया है, मतलब उन्होंने आपके फेवर में वोट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट वोट किया है। सत्ताधारी पार्टी थी और उनको उनकी योजनाएं पसंद आई, उनके लिए वोट देने के लिए 50% से ज़्यादा अगर उनको वोट मिला है तो वोट जनता ने उनको वोट दिया है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल चौंकाया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, और जब दूसरी सूची आई तो एक से एक कद्दावर चेहरों को मैदान में उतार दिया, कई सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर हर रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी एक एक तरीके से आगे बढ़ रही थी 51% वोट शेयर के साथ। चलिए छत्तीसगढ़ पे भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने भी चौंकाया है।
छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पे हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे वो कुछ और इशारा कर रहे थे कांटे का मुकाबला यहां पर होगा, लेकिन जब नतीजे निकल के सामने आए तो कई कद्दावर जो चेहरे थे वो धराशायी हो गए और 90 में से 56 सीटों पर इस वक्त 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कई नतीजे इस वक्त इसमें सामने आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त सत्ता में थी प्रचंड बहुमत के साथ 2018 में 34 सीटों पर सिमटती रह गई है। सिर्फ एक सीट जो है वो अन्य के खाते में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास में पाली थानाखार की सीट जाती नजर आ रही है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ ने भी अपने नतीजों से चौंकाया है। उसके अलावा संभागवार भी ग्राफिक्स के जरिए अगर हम बताने की कोशिश करें छत्तीसगढ़ में तो संभाग की स्थिति किस तरह की बनती है उस पर भी बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो संभाग है अलग अलग, सरगुजा संभाग की बात करें, देखिए इसलिए हम बात करें चौंकाया क्योंकि सरगुजा में पिछली बार 14 में से 14 कांग्रेस के पास थी और इस बार फिगर देखिए 14 में से 14 बीजेपी के पास में। कद्दावर मंत्री डिप्टी सीएम यहीं से आते हैं, मंत्री अमरजीत भगत यहीं से आते हैं, प्रेम साय सिंह टेकाम, खेल साय सिंह, तमाम बड़े चेहरे। हालांकि प्रेम साय सिंह टेकाम को टिकट यहां से नहीं दिया था। ये सरगुजा की स्थिति आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके अलावा बाकी और संभागों की भी बात करें, बिलासपुर संभाग रेलवे के लिए इसकी पहचान है। बिलासपुर संभाग की 24 सीटें और 24 सीटों के जो स्थितियां हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। 24 में 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां पर जीतते नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति कांग्रेस की यहां पर बेहतर है और अन्य के खाते में यहां पर एक सीट गई है। तो 24 सीटें कुल यहां पर, जिसमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, जीते हैं और 13 सीटों पर कांग्रेस, एक सीट अन्य के खाते में गई है। पाली तानाखार की वो सीट है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो संस्थापक हीरा सिंह मरकाम, उनके बेटे ने यहां पर चुनाव में जीत दर्ज की है। अगले संभाग की तरफ आगे बढ़े तो कुल मिलाकर संभागवार स्थितियां भी आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए आ गया रायपुर संभाग। रायपुर संभाग की 20 सीटें, 20 में से 12 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसमें भी रायपुर की जिले की 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कई जगह पर अभी भी काउंटिंग यहां पर चल रही है। तो रायपुर संभाग की स्थिति साफ, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था और इसमें से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। तो यह वो बदलाव है जिसकी वजह से ओवरऑल फिगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं। अगला संभाग है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग जिसको कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछले चुनाव की बात करें 18 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, महज 2 सीट यहां पर बीजेपी के पास गई थी। इस बार देखिए 10 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, यानी कि पिछली बार के मुकाबले 8 सीटों का फायदा यहां पर बीजेपी को हो रहा है और सीधे 8 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहां से होता नजर आ रहा है। तो 10 बीजेपी 10 कांग्रेस। बस्तर की बात करते हैं। बस्तर संभाग पर सबकी निगाहें, चूंकि बस्तर के लिए कहते हैं कि जिसने बस्तर को जीता सत्ता के करीब वो पहुंचता है, सत्ता की चाबी माना जाता है। और देखिए डोंगी आ गई वहां पर, चित्रकूट पीछे बह रहा है और 12 सीटों में से 8 सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई है। पिछली बार 12 में से 12 इस सीट में, इस संभाग में कांग्रेस पार्टी के पास में था। तो ये वो चीजें हैं संभागवार जो स्थितियां बन रही है, इसकी वजह से ये ओवरऑल फिगर जो आप देख रहे हैं 55 सीटों का बनता नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के साथ में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। इस जो नतीजे हैं छत्तीसगढ़ के, रवि जी क्या कहेंगे इसको देखकर? देखिए जो एग्जिट पोल वाले थे ना, इस बार मन नहीं पड़ पाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। जितने भी एग्जिट पोल आए सारे गलत हुए, किसी का भी सही नहीं था। सबने कांग्रेस को यहाँ पर जीतता दिखाया था, लेकिन जो नतीजे आए वो जनता ने यहाँ पर चौंकाया है सारे पोलस्टर्स को कि बीजेपी को दिया है। और हम ये देख रहे हैं कि एक इस तरह की जीत दी है, कांग्रेस ने अपने सारे मंत्रिमंडल को मैदान में उतारा था कि हम इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हमारी सरकार पर विश्वास करिए, हमारे मंत्रियों पर लोगों का विश्वास है। लेकिन जो नतीजा है उससे लगता नहीं, सारे मंत्री 8-9 मंत्री करीब हार गए हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हारते हारते बल्कि हार गए हैं, अब उन्होंने रीपोलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये बताता है कि जनता के मन में गुस्सा था, लेकिन जनता शांत थी, वो बोल नहीं रही थी। लेकिन जब उसने वोट दिया, जाके बटन दबाया, तो उसने अपने मन की बात वहां पर जाकर कह दी। और बिल्कुल यही वजह है कि कांटे के मुकाबले की बात लगातार छत्तीसगढ़ में कही जा रही थी, चूंकि इसलिए क्योंकि जनता से जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चूंकि वोटिंग के दौरान भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर जाकर लोगों से बात कर रहे थे, तब भी लोग ज्यादा बोल नहीं रहे थे कि किसके पक्ष में वो वोट देने जा रहे हैं। तो और जब भी कभी इस तरह का साइलेंट किलर या साइलेंट वोटर जब होता है तो वो
इस तरह के परिणाम देता किलर ही होता है वो। किलर ही होता है बिल्कुल। तो साइलेंट वोटर जो है वो किलर बनता है, और वही किलर यहाँ पर काम किया है, जिसमें 2018 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी, लेकिन इस बार एक भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में यहाँ पर लौटने जा रही है। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जश्न का दौर शुरू हो चुका है और वहां की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के